कक्षा प्लस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी व्यूवर्स का हार्दिक स्वागत। मित्रों, पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 में पशुपालन विज्ञान से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ आज मैं पुनः आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। तो लीजिए, बिना समय गंवाए अपन शुरू करते हैं अति महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रथम प्रश्न है, हंसा टेस्ट। हंसा टेस्ट का संबंध है, हंसा टेस्ट का किससे संबंध है? ऑप्शन देखते हैं, गाय के रोग से, ऊंट के रोग से, दूध परीक्षण से और पशुओं के लिए उत्तम खाद्यान्न परीक्षण से। तो इसका सही उत्तर है दूध परीक्षण से। हंसा टेस्ट है वो दूध परीक्षण के लिए काम में आता है। जब गाय के दूध में भैंस के दूध की मिलावट कर दी जाती है तो उसको परखने के लिए हंसा टेस्ट किया जाता है। जैसा कि हम अगली स्लाइड में देख रहे हैं, ये हंसा टेस्ट होता है डिटेक्शन ऑफ बफेलो मिल्क इन काऊ मिल्क। काऊ मिल्क के अंदर अगर बफेलो मिल्क को मिक्स कर दिया जाए तो इसके लिए हम हंसा परीक्षण करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भेड़ के शरीर का औसत तापमान, एवरेज टेम्परेचर क्या होता है? भेड़ के शरीर का औसत तापमान क्या होता है? ऑप्शन है अपने पास 39 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, 29 डिग्री सेल्सियस एंड 27 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही उत्तर है 39 डिग्री सेल्सियस। अगर फ़ारेनहाइट में देखा जाए तो 107 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो भेड़ के शरीर का औसत तापमान होता है 39 डिग्री सेल्सियस या 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न देखते हैं, दूध अवशीतन। दूध अवशीतन के लिए तापमान कितने डिग्री होता है? मतलब मिल्क चिलिंग करते हैं, दूध को अगर अपन ठंडा करते हैं, अवशीतन करते हैं, उसके लिए कितने डिग्री का तापमान होना आवश्यक है? ऑप्शन है 1 से 4 डिग्री, 4 से 5 डिग्री, 6 से 7 डिग्री और 5 से 6 डिग्री। तो इसका सही उत्तर है 4 से 5 डिग्री। दूध अवशीतन के लिए 4 से 5 डिग्री का तापमान होना आवश्यक है। अगला प्रश्न देखते हैं, बेजा। बेजा घुमंतु चरवाहा समुदाय का संबंध है। बेजा घुमंतु चरवाहा समुदाय का संबंध किससे है, कौन से देश से है? ऑप्शन है कीनिया, अगला ऑप्शन है मिस्र या सूडान, मिस्र और सूडान, अगला ऑप्शन है केन्या और सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है उत्तर पश्चिमी अफ्रीका। तो बेजा घुमंतु चरवाहा समुदाय का संबंध मिस्र सूडान से है। कीनिया के लिए बोरान समुदाय का संबंध है कीनिया से। मिस्र सूडान के लिए हो गया बेजा, केन्या के लिए हो गया मसाई और उत्तर पश्चिमी अफ्रीका के लिए हो गया बर्बेड्स। बर्बेड्स समुदाय होता है उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में। अगला प्रश्न देखते हैं, मुर्गी फार्म में प्रत्येक मुर्गी के लिए कम से कम आवश्यक स्थान होता है। मुर्गी फार्म में हर मुर्गी के लिए कम से कम कितनी जगह चाहिए? ऑप्शन है 6.5 से 9 वर्ग फीट, 7 से 9 वर्ग फीट, 2.5 से 3 वर्ग फीट मतलब 2.5 से 3 वर्ग फीट और 3 से 5 वर्ग फीट। तो इसका सही उत्तर है 2.5 से 3 वर्ग फीट। मुर्गी फार्म में प्रत्येक मुर्गी के लिए जो आदर्श परिस्थिति है उसमें 2.5 से 3 वर्ग फीट की जगह चाहिए प्रत्येक मुर्गी के लिए। जैसा कि आपको स्लाइड में दिख रहा है, इस प्रकार मुर्गी फार्म में मुर्गियों का पालन किया जाता है। तो इसमें प्रत्येक मुर्गी के लिए 2.5 से 3 वर्ग फीट की आवश्यकता होती है। 2.5 से 3 वर्ग फीट जगह की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, मोनपा, भोटिया, किन्नौरी इत्यादि है। मोनपा, भोटिया, किन्नौरी इत्यादि है, ये क्या है? ऑप्शन है एक पशु की नस्ल, विभिन्न देशों के चारागाहों के नाम, विभिन्न चरवाहा समुदायों के नाम और विभिन्न देशों में पशुओं के
आवासों के नाम, तो इसका सही उत्तर है विभिन्न चरवाहा समुदायों के नाम है मोनपा, भोटिया, किन्नौरी। मोनपा जो ट्राइब है, जो चरवाहा समुदाय है, वो अरुणाचल प्रदेश से संबंध रखता है, अरुणाचल से। और भोटिया और किन्नौरी जो समुदाय है वो उत्तराखंड से संबंध रखता है, उत्तराखंड। उत्तराखंड में एक समुदाय और है, उसका नाम है शेरपा। शेरपा भी उत्तराखंड से ही संबंध रखता है। तो मोनपा हो गया अरुणाचल प्रदेश से, और भोटिया, किन्नौरी और शेरपा है वो उत्तराखंड से संबंध रखते हैं। जैसा कि अपन अगली स्लाइड में देखते हैं, इस प्रकार के ट्राइबल्स है ये। तो भोटिया और किन्नौरी ये तो हो गए उत्तराखंड से, और ये जो मोनपा ट्राइब है वो अरुणाचल प्रदेश से संबंध रखती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नहीं है? इन चार ऑप्शन में से कौन सा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र या बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है? ऑप्शन पहला है कान्हा, दूसरा है नंदा देवी, तीसरा है कंचनजंगा और चौथा है कोल्ड डेजर्ट। तो इसका सही उत्तर है कान्हा। कान्हा है, ये मध्य प्रदेश में है और ये एक राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क है ये। बाकी ये जो तीनों हैं वो क्या है? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, बायोस्फीयर रिजर्व। नंदा देवी, कंचनजंगा और कोल्ड डेजर्ट, ये तीनों क्या है? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। जबकि कान्हा है वो नेशनल पार्क है जो कि एमपी में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन से दो राष्ट्रीय उद्यान एक ही राज्य में स्थित है? मतलब ये जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन से दो नेशनल पार्क है वो एक ही स्टेट में, एक ही राज्य में है? ऑप्शन देखते हैं, पेंच और कान्हा, बांधवगढ़, नागरहोल, सुंदरवन, रोहिला, नागरहोल और बांदीपुर। तो इसका सही उत्तर है नागरहोल और बांदीपुर। ये दोनों कर्नाटक राज्य में हैं, कर्नाटक में है दोनों, नागरहोल और बांदीपुर। पेंच है वो महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र। और ये कान्हा है वो एमपी में है। फिर ये नागरहोल आ गया, ये कर्नाटका में है। और ये बांधवगढ़ है वो भी एमपी में है। सुंदरवन है वो वेस्ट बंगाल या पश्चिमी बंगाल में है। और रोहिला है वो हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में। तो इसका सही उत्तर होगा नागरहोल और बांदीपुर जो कि कर्नाटका में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र निम्न में से किस राज्य में विस्तृत नहीं है? मतलब नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है वो इन चारों राज्यों में से किस राज्य में नहीं है? ऑप्शन है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। तो कर्नाटक में नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, तमिलनाडु में भी है और केरल में भी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान का प्रथम पक्षी उद्यान, राजस्थान का प्रथम पक्षी उद्यान स्थापित हुआ, मतलब इन चार ऑप्शन में से कहाँ पर स्थापित हुआ? ऑप्शन है उदयपुर, बूंदी, अजमेर और भरतपुर। तो इसका सही उत्तर है उदयपुर। उदयपुर में राजस्थान का प्रथम पक्षी उद्यान स्थापित हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के प्रमुख पक्षी अभ्यारण्य, भारत के प्रमुख पक्षी अभ्यारण्य में असुमेलित है, मतलब इनमें से कौन सा मिसमैच है, असुमेलित है? ऑप्शन देखते हैं, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य सानंद, सानंद कहाँ है? ये गुजरात में। अगला देखते हैं, कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य कोट्टायम, कोट्टायम कहाँ है? केरल में।
नालापट्टी पक्षी अभ्यारण्य खलीलाबाद, तो ये गलत है, मतलब ये असुमेलित है, तो इसका सही उत्तर यही हो जाएगा, नालापट्टी पक्षी अभ्यारण्य खलीलाबाद में नहीं है, यह नेल्लोर आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है? नेल्लोर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में है, नेल्लोर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। और अगला कांवर पक्षी अभ्यारण्य बिहार, बिहार में ये बेगूसराय में है, बेगूसराय। तो ये तीनों सुमेलित है। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य सानंद गुजरात में है, कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य कोट्टायम केरल में है, और कांवर पक्षी अभ्यारण्य बेगूसराय बिहार में है, जबकि नालापट्टी पक्षी अभ्यारण्य नेल्लोर आंध्र प्रदेश में है। तो ये असुमेलित है। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या 106 है। वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 106। ये कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में फैले हुए हैं, मतलब ये टोटल कितना एरिया कवर करते हैं? ऑप्शन है 42,902.95 वर्ग किलोमीटर, 44,402.95 वर्ग किलोमीटर, 44,509.95 वर्ग किलोमीटर और 45,402.95 वर्ग किलोमीटर। तो मित्रों इसका सही उत्तर है 44,402.95 वर्ग किलोमीटर। कि भारत में 106 राष्ट्रीय उद्यान है, वो टोटल उनका एरिया कितना है? 44,402.95 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में वन्य जीव अधिनियम वाइल्ड लाइफ एक्ट कब पारित किया गया? वन्य जीव अधिनियम कब पारित किया गया? ऑप्शन है 1951, 1972, 1992 और 1986। तो इसका सही उत्तर है 1972। 1972 में वन्य जीव अधिनियम पारित किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। मुर्गी का कुल क्या है? मुर्गी का कुल क्या होता है? कैमेलिडी। कैमेलिडी होता है ऊंट का कुल, ऊंट का कुल है ये। और ये सुईडी होना चाहिए, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई, सुईडी। सुईडी होता है सूअर का कुल, सूअर का कुल है। अगला ऑप्शन है बोविडी। बोविडी है गाय, बकरी, भैंस और भेड़, इनका कुल होता है ये। और फेसियोनिडी, तो मुर्गी का कुल है होता है फेसियोनिडी। मुर्गी का जो कुल है वो क्या है? फेसियोनिडी। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। शेखावाटी व छापर के नाम से जाने वाली भेड़ की नस्ल है, मतलब भेड़ की कौन सी नस्ल को शेखावटी और छापर के नाम से भी जाना जाता है? तो इसके ऑप्शन है चोकला, कराकुल, मारवाड़ी और मेवाड़ी। तो इसका सही उत्तर है चोकला, जिसे हम राजस्थान की मेरिनो भी कहते हैं। राजस्थान की मेरिनो, बहुत फाइन वूल होती है इसकी, इसलिए इसको राजस्थान की मेरिनो कहते हैं। तो चोकला का और नाम क्या है? शेखावटी भी है और छापर भी है। जैसा कि अगली स्लाइड में आपको दिख रहा है, ये चोकला शीप होती है, तो इसकी जो वूल होती है वो बहुत ही फाइन क्वालिटी की होती है, अच्छी गुणवत्ता वाली ऊन होती है। कौन सी नस्ल की गाय का दूध सबसे अधिक मीठा होता है? सबसे ज्यादा मीठा कौन सी नस्ल की गाय का दूध होता है? तो ऑप्शन है जर्सी, राठी, गिर और साहीवाल। तो इसका सही उत्तर है मित्रों साहीवाल। साहीवाल का जो दूध होता है वो सबसे ज्यादा मिठास युक्त होता है, सबसे अधिक मीठा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। जैसे कि स्लाइड में आपको दिख रहा है, ये साहीवाल गाय है, साहीवाल, इसका दूध है वो सर्वाधिक मीठा होता है। इस प्रकार की गाय होती है मित्रों ये। अगला प्रश्न देखते हैं। गाय की कौन सी नस्ल को रेंडा, रेंडा के नाम से जाना जाता है?
ऑप्शन है मालवी, गिर, राठी और कांकरेज। तो इसका सही उत्तर है गिर। गिर गाय है, उसको हम रेंडा भी कहते हैं। इस प्रकार की गाय होती है गिर, इसका दूसरा नाम क्या हो गया? रेंडा। रेंडा भी कहते हैं इसको, ये गिर गाय है। वसा की मात्रा किस गाय के दूध में पाई जाती है? दूध में सबसे ज्यादा पाई जाती है, सबसे ज्यादा पाई जाती है वसा की मात्रा। ये 4 नस्ल है, जैसे राठी है, जर्सी है, रेड डेन है और गिर है। तो वसा की मात्रा जर्सी गाय के दूध में सबसे ज्यादा पाई जाती है। अगला प्रश्न, जैसे ये रहा, ये जर्सी गाय है, जर्सी, तो इसमें वसा की मात्रा सर्वाधिक होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, ऊँटनी के दूध में सर्वाधिक कौन सा विटामिन पाया जाता है? ऊँटनी के दूध में सर्वाधिक कौन सा विटामिन पाया जाता है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसका सही उत्तर है विटामिन सी। ऊँटनी के दूध में सर्वाधिक विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान में प्रमुख ऊँट पालने वाली जाति है। ऑप्शन है गुजर, सहरिया, मीणा और रायका। तो इसका सही उत्तर है रायका। इनको रेबारी भी बोलते हैं। तो ये ऊँट पालने वाली जाति है रायका या रेबारी। इस प्रकार की ट्राइब है ये रायका। अगला प्रश्न देखते हैं, सींग रोधन की प्रचलित विधि है। सींग रोधन मतलब डी हॉर्निंग। सींग को बोलते हैं अपन, हॉर्न बोलते हैं। तो सींग रोधन की जो विधि है वो है डी हॉर्निंग। डी हॉर्निंग विधि अब किससे करते हैं, कौन सा उपकरण काम में लेते हैं? ऑप्शन देखो, विद्युत डी हॉर्नर, इलेस्ट्रेटर, लोहे की छड़ द्वारा और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विद्युत डी हॉर्नर। विद्युत डी हॉर्नर से सींगों को हटा दिया जाता है। तो सींग रोधन की ये एक विधि है। जैसा कि आप अगली स्लाइड में देख रहे हैं, इस प्रकार का होता है विद्युत डी हॉर्नर। इलेक्ट्रिक डी हॉर्नर ये लाइट के प्लग में लगा देते हैं इसको, और इससे सींग हटाए जाते हैं। इस प्रकार देखिए, तो ये इलेक्ट्रिक डी हॉर्नर है, इलेक्ट्रिक डी हॉर्नर, इलेक्ट्रिक डी हॉर्नर। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान में पशुओं में चिन्हित की प्रचलित विधि है। मतलब पशुओं में जो चिन्ह है, पहचान के लिए, चिन्हित करने के लिए कौन सी विधि काम में ली जाती है? ऑप्शन है रंगना, कान काटना, टैगिंग और दागना। तो इसका सही उत्तर है टैगिंग। पशुओं को टैग किया जाता है, टैगिंग की जाती है, उससे पशुओं की पहचान होती है। जैसा कि अगली स्लाइड में आप देख रहे हैं, इस प्रकार से प्लास्टिक का एक बेज लगा दिया जाता है और उसके ऊपर नंबर लिख दिए जाते हैं। इसको हम बोलते हैं टैगिंग, बोलते हैं टैगिंग। अगला प्रश्न देखते हैं, सूअर में चिन्हित करने की प्रचलित विधि है। सूअर में किस प्रकार से चिन्हित किया जाता है? ऑप्शन है दागना, पेंटिंग, रंगना और चौथा ऑप्शन है ईयर नोचिंग। तो सूअर में ईयर नोचिंग विधि द्वारा चिन्हित किया जाता है। जैसा कि अगली स्लाइड में आप देख रहे हैं, इनके कान को ऐसे डिजाइन में नोच दिया जाता है, ईयर नोचिंग बोलते हैं इसको। तो सूअर में पहचान की ये विधि काम में ली जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान में कितने राज्य स्तरीय पशु मेले, स्टेट लेवल के जो पशु मेले हैं वो कितने आयोजित किए जाते हैं? ऑप्शन है 15, 10, 8 और 12। तो इसका सही उत्तर होगा 10। राज्य स्तरीय मेले कितने हो गए? 10। ये पशुपालन विभाग आयोजित करवाता है, पशुपालन विभाग आयोजित करवाता है। राज्य स्तरीय 10 पशु मेले है। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य सरकार सबसे अधिक पशु मेलों का आयोजन किस जिले में करती है?
कौन सा ऐसा जिला है जिसमें सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन किया जाता है? ऑप्शन है नागौर, अजमेर, बाड़मेर और बीकानेर। तो इसका सही उत्तर है नागौर। नागौर जिले में सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसानों एवं पशुपालकों को पशु क्रय करने हेतु, मतलब जानवर को खरीदने हेतु बिचौलियों से मुक्ति दिलाने हेतु अच्छे पशु चुनने की सुविधा प्रदान करने हेतु प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 10 सितंबर 2020 को कौन सा ऑनलाइन डिजिटल ऐप लॉन्च किया? 10 सितंबर 2020 को पशुओं की जो खरीद फरोख्त होती है वो ऑनलाइन करने के हिसाब से, और उसमें जो बिचौलिए हैं, जो दलाल है, उनसे मुक्ति के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कौन सा ऑनलाइन डिजिटल ऐप लॉन्च किया? ऑप्शन है ई एनिमल ऐप, ई पशु क्रय ऐप, ई गोपाला ऐप और ई पशु ऐप। तो इसका सही उत्तर है ई पशु क्रय ऐप। ई पशु क्रय ऐप की लॉन्चिंग की 10 सितंबर 2020 में। केंद्र सरकार द्वारा पशु माता उन्मूलन योजना के स्थान पर 2014-15 में उसे किस नए नाम से शुरू किया गया? मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो पशु माता उन्मूलन योजना है उसका नाम बदल दिया था 2014-15 में, तो किस नए नाम से उसको वापस शुरू किया गया? ऑप्शन है ऑपरेशन रिंडरपेस्ट जीरो, अगला ऑप्शन है नेशनल प्रोजेक्ट ऑन रिंडरपेस्ट सर्विलेंस एंड मॉनिटरिंग NPRSM, अगला ऑप्शन है राष्ट्रीय गोकुल मिशन, नेशनल गोकुल मिशन, और अगला ऑप्शन है पशु स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम। तो इसका सही उत्तर है नेशनल प्रोजेक्ट ऑन रिंडरपेस्ट सर्विलेंस एंड मॉनिटरिंग NPRSM। जैसा कि आप अगली स्लाइड में देख रहे हैं, नेशनल प्रोजेक्ट ऑन रिंडरपेस्ट सर्विलेंस एंड मॉनिटरिंग NPRSM इसका पूरा नाम है। अगला प्रश्न देखते हैं, देश की पहली कामधेनु पीठ की स्थापना कहाँ की गई? देश में सबसे पहले कामधेनु पीठ की स्थापना कहाँ की गई? ऑप्शन है महाराणा प्रताप कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय उदयपुर, अगला ऑप्शन है स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर, अगला ऑप्शन है राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर, और अगला ऑप्शन है श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर। तो इसका सही उत्तर है राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर में सबसे पहले देश में कामधेनु पीठ की स्थापना हुई। अगला प्रश्न देखते हैं, NADCP योजना का पूर्ण रूप है, मतलब NADCP योजना की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, नॉर्वे असिस्टेंस प्रोग्राम फॉर डिजीज कंट्रोल, अगला है नेशनल असिस्टेंस प्रोग्राम फॉर डिजीज कंट्रोल, और अगला है नॉर्वे असिस्टेंस प्रोग्राम फॉर डिजीज कंट्रोल। तो इसका सही उत्तर है नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। जो एनिमल डिजीज होती है उनको जो कंट्रोल करने का प्रोग्राम है वो है NADCP, नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। अगला प्रश्न देखते हैं, देखो इस प्रकार ये नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम हो गया, तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? NADCP। अगला प्रश्न देखते हैं, मुर्गी के अंडे में चेलाजा का कार्य होता है। मुर्गी के अंडे में जो चेलाजा होता है उसका क्या कार्य होता है? परिवर्धन के दौरान भ्रूण को पोषण प्रदान करना, अगला ऑप्शन है अंडे के आकार को निश्चित बनाए रखना, अगला ऑप्शन है उष्मायन के लिए ब्लास्टोडिस्क को ऊपर की ओर रखना, और उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उष्मायन के लिए
ब्लास्टोडिस्क को ऊपर की ओर रखना। जैसा कि आप अगली स्लाइड में देख पा रहे हैं, चेलाजा क्या होता है, ये जो व्हाइट यॉक होता है इसके दोनों ओर इस प्रकार से ये होता है चेलाजा। पीला जो यॉक होता है तो उसके दोनों साइड ऐसे एक रस्सी नुमा, जिसको श्वेत रज्जुक भी बोलते हैं, चेलाजा को हिंदी में अपन बोलते हैं श्वेत रज्जुक। श्वेत रज्जु है ये क्या करता है, योग को बिल्कुल इसकी जगह पे रखता है। ये एल्बुमिन प्रोटीन होती है जो वाइट होती है, सफेद रंग की, और ये बीच में पीले रंग का योग हो गया, और ये एग शेल मतलब अंडे का ये कवच हो गया। तो इसके अंदर ये जो पीला योग है इसके दोनों ओर ये चेलाजा होते हैं। तो ये ऊष्मायन के समय ब्लास्टोडिस्क को ऊपर की ओर रखने का कार्य करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, पशु द्वारा आहार के साथ निगल ली गई कीलें, कंकड़, पत्थर आदि को आमाशय के आगे के भाग में जाने से कौन सा अंग रोक लेता है? मतलब पशुओं में जो 4 भाग होते हैं आमाशय के, तो कौन सा भाग है वो कीलें, कंकड़, पत्थर इत्यादि को आगे जाने से रोकता है? ऑप्शन है एबोमेसम, रूमेन, ओमेसम और रेटिकुलम, या इसको मधुकोश भी कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है रेटिकुलम। रेटिकुलम जो भाग है उसकी आकृति होती है मधुमक्खी के छत्ते के समान, इसलिए इसका नाम क्या है, मधुकोश भी कहते हैं इसको, रेटिकुलम। तो रेटिकुलम जो भाग है वो कीले, कंकड़, पत्थर आदि को आमाशय के अगले भाग में जाने से रोकता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, सबसे पहले रूमन हो गया, ये यहाँ पे, ये यहाँ होता है रूमन, फिर रेटिकुलम, ये हो गया रेटिकुलम। इसको क्या बोलते हैं, मधुकोश भी बोलते हैं। मधुकोश क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते के जैसी होती है। तीसरा हो गया ओमेजम, ओमेजम जो कि ऊंट में नहीं पाया जाता है। और चौथा हो गया एबोमासम, ये वाला भाग, ये एबोमासम कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, रेबीज नियंत्रण इकाई, रेबीज नियंत्रण इकाई कहाँ स्थित है? ऑप्शन है जोधपुर, बीकानेर, कोटा और जयपुर। तो इसका सही उत्तर है जयपुर। रेबीज नियंत्रण इकाई जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न, साइलेज तैयार हो जाता है। साइलेज, पहली बात तो कहते किसे हैं? साइलेज हरा चारा होता है जिसको किण्वन द्वारा बनाया जाता है और फिर उसको परिरक्षित रखा जाता है, प्रिजर्व रखा जाता है। साइलेज इस प्रकार का हरा चारा होता है और इसको साइलों में तैयार करते हैं। साइलों में साइलेज को तैयार किया जाता है। तो साइलेज को तैयार होने में कितना समय लगता है? ऑप्शन है 8 सप्ताह, 16 सप्ताह, 4 सप्ताह और 12 सप्ताह। तो इसका सही उत्तर है 12 सप्ताह। 12 सप्ताह में साइलेज को तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, नकलिंग किसकी विधि है? नकलिंग किसकी विधि है? ऑप्शन है गाय व भैंस के निवास की, गाय व भैंसों को साफ करने की, जानवरों को विटामिन व खनिज देने की, और गाय व भैंस का दूध निकालने की। तो इसका सही उत्तर है गाय व भैंस का दूध निकालते हैं, उसको हम कहते हैं नकलिंग कहते हैं। नकलिंग द्वारा गाय व भैंस का दूध निकालते हैं। बर्ड फ्लू किससे संबंधित है? बर्ड फ्लू का संबंध किससे है? भेड़ों से, मवेशियों से, बकरियों से, मुर्गियों से। तो इसका सही उत्तर है मुर्गियों से। अगला प्रश्न देखते हैं, बेबियोसिस रोग निम्न में से किसकी वजह से होता है? बेबियोसिस, बेबियोसिस रोग है वो निम्न में से किसकी वजह से होता है? मिस्सू, जूं, मार्बल मक्खी और चींचड़ या किलनी। तो इसका सही उत्तर है चींचड़ या किलनी। पशुओं में जो चींचड़े लग जाते हैं वही रोग होता है बेबियोसिस। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये है किलनी। अगला देखो, टीन या सोलियम नामक फीता कृमि टैपवॉर्म द्वारा
फैलाया जाने वाला अंतः परजीवी रोग है? मतलब टीनिया सोलियम द्वारा कौन सा रोग होता है? ऑप्शन है सर्रा रोग, टीनियसिस, एम्फीस्टोमियसिस और फेसिलोलाइसिस। तो इसका सही उत्तर है टीनियासिस। टीनिया सोलियम द्वारा टीनियसिस हो जाता है। नाम से ही जैसे टीनिया सोलियम आ रहा है, तो इसका रोग कौन सा हो जाएगा? टीनियसिस। अगली स्लाइड में अपन देखते हैं, इस प्रकार का ये फीता कर्मी होता है टीनिया सोलियम। टीनिया सोलियम, इसको टैप वॉर्म भी कहते हैं। फीते के आकार की इसकी संरचना होती है। तो इसका जो इंटरमीडिएट होस्ट होता है वो पिग होता है, सूअर होता है। सूअर से ये वापस मनुष्य में चला जाता है। जब पोर्क, सूअर का जो मांस खाया जाता है मनुष्य द्वारा, उसके द्वारा मनुष्य में यह संक्रमण फैलता है। टीनिया सोलियम। राजस्थान गौशाला एक्ट कब बना? राजस्थान गौशाला एक्ट कब बना? ऑप्शन है 1960, 1980, 1991 और 1952। तो इसका सही उत्तर है 1960। 21/7/1960 में राजस्थान गौशाला एक्ट बना। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान में कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? राजस्थान में कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है अजमेर, जैसलमेर, जयपुर और बीकानेर। तो इसका सही उत्तर है अजमेर में। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, राज्य कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान अजमेर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा पोल्ट्री बर्ड मांस और अंडे दोनों उत्पादन के लिए उपयोगी है? मांस भी मिलता है और अंडे भी भरपूर मिलते हैं। ऑप्शन है मिनोरका, व्हाइट कार्निश, रोड आइलैंड रेड और व्हाइट लेगहॉर्न। तो इसका सही उत्तर है रोड आइलैंड रेड। रोड आइलैंड रेड, इससे मांस और अंडे दोनों मिलते हैं। जैसा कि आपको इस चित्र में दिख रहा है, इसका नाम है रोड आइलैंड रेड। इस प्रकार की मुर्गी होती है जो मांस और अंडे दोनों के लिए जानी जाती है। मुर्गी की विशालतम एवं भारी नस्ल कौन सी है? मुर्गी की विशालतम और भारी नस्ल कौन सी है? ऑप्शन है सफेद लेगहॉर्न, मिनोरका, प्लाईमाउथ रॉक और कोचीन। तो इसका सही उत्तर होगा मिनोरका। मिनोरका है वो मुर्गी की विशालतम एवं भारी नस्ल है। जैसा कि अगली स्लाइड में आप देख रहे हैं, ये मिनोरका मेल होता है जो कि काले रंग का होता है, और ये मिनोरका फीमेल होती है जो ग्रे कलर की होती है। कानूनन मापदंड के अनुसार मक्खन में नमी की प्रतिशत मात्रा इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब कानूनी रूप से अगर मक्खन में पानी की मात्रा या नमी की मात्रा है वो कितने प्रतिशत से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए? ऑप्शन है 18%, 14%, 20% और 16%। तो इसका सही जवाब है 20%। 20% मॉइस्चर से ज़्यादा मक्खन में नहीं होना चाहिए कानूनी मापदंड के अनुसार। अगला प्रश्न देखते हैं, भैंस के नहाने व पानी में तैरने की क्रिया को क्या कहते हैं? भैंस के नहाने व पानी में तैरने की क्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन है काल्विंग, सर्विंग, वेलोइंग और इनमें से कोई नहीं। तो देखो, काल्विंग तो क्या होता है, सर्विंग क्या होता है, वेलोइंग क्या होता है, इनके बारे में बात करते हैं। काल्विंग है वो भैंसों में प्रसव की क्रिया है, प्रसव की क्रिया। सर्विंग होती है समागम की क्रिया, समागम की क्रिया। वेलोइंग होता है भैंस के नहाने और पानी में तैरने की क्रिया को बोलते हैं वेलोइंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वेलोइंग। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, भैंसे ऐसे पानी में तैरती है, नहाती है, इससे इनका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है और इनके ऊपर जो एक्टोपेरासाइट्स होते हैं जैसे किडनी है, जूं है, वो भी पानी में छूट जाते हैं और अपने आप को ये तरोताजा महसूस करती है। राजस्थान में गोपालन विभाग का गठन किस
वर्ष में किया गया? गोपालन विभाग का गठन कब हुआ? ऑप्शन है 2016, 2015, 2013 और 2014। तो इसका सही उत्तर है 2015 में राजस्थान में गोपालन विभाग का गठन हुआ, और राजस्थान भारत का प्रथम राज्य था जिसमें गोपालन विभाग का गठन हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, भरतपुर में आयोजित होने वाले जसवंत प्रदर्शन पशु मेला किस नस्ल के लिए प्रसिद्ध है? मतलब गायों की कौन सी नस्ल है जो जसवंत प्रदर्शन पशु मेले में बहुत ज़्यादा उसकी बिक्री होती है? गिर, हरियाणा, मालवी और कांकरेज। तो इसका सही उत्तर है हरियाणा। गायों की हरियाणा नस्ल जो जसवंत पशु मेला बढ़ता है, उस जसवंत पशु मेला गायों की हरियाणा नस्ल के लिए प्रसिद्ध है, फेमस है। अगला, सवाई चाल के लिए कौन सी नस्ल की गाय विख्यात है? सवाई चाल के लिए कौन सी नस्ल की गाय विख्यात है? जर्सी, कांकरेज, राठी और थारपारकर। तो इसका सही उत्तर है कांकरेज। कांकरेज बड़ी आंखों के लिए और सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध नस्ल है गाय की। इस प्रकार से ये होती है कांकरेज गाय, और ये अपने पश्चिमी राजस्थान में ज्यादा पाई जाती है। गोवंश में अत्यधिक ज्वर व खूनी दस्त किस रोग के लक्षण है? गोवंश में अत्यधिक ज्वर और खूनी दस्त किस रोग के लक्षण है? एंथ्रेक्स, ब्लैक क्वार्टर, एफएमडी या रिंडरपेस्ट। तो इसका सही उत्तर है रिंडरपेस्ट। रिंडरपेस्ट का मित्रों अब उन्मूलन हो चुका है, मतलब ये रोग खत्म हो चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य में रामदेव पशु मेले का आयोजन कहां पर होता है? रामदेव पशु मेला। ऑप्शन है परबतसर नागौर। परबतसर नागौर में वीर तेजा पशु मेला लगता है। तिलवाड़ा बाड़मेर में मल्लीनाथ पशु मेला लगता है। मेड़ता सिटी नागौर में बलदेव पशु मेला लगता है। और मानासर नागौर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मानासर नागौर। मानासर नागौर में रामदेव पशु मेले का आयोजन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पशु मेले में पशु के प्रवेश के लिए कौन सी चिट्ठी मिलती है? मतलब पशु मेले में जब पशु की एंट्री होती है तो उसके लिए कौन सी चिट्ठी दी जाती है? पीली चिट्ठी, लाल चिट्ठी, सफेद चिट्ठी और काली चिट्ठी। तो इसका सही उत्तर है लाल चिट्ठी। पशु के प्रवेश के लिए लाल चिट्ठी दी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, महाराष्ट्र में पाए जाने वाला प्रमुख चरवाहा समुदाय है? प्रमुख चरवाहा समुदाय, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धंगर। धंगर है वो महाराष्ट्र में पाया जाता है। महाराष्ट्र। मोनपा, बंजारा, मलधारी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धंगर। मित्रों, इसी प्रकार के परीक्षा उपयोगी प्रश्नों के लिए जुड़े रहिए कक्षा प्लस से। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपने जो पिछले वीडियोस को भरपूर स्नेह दिया है उसके लिए आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। परीक्षा तक जुड़े रहिए पशु परिचर भर्ती परीक्षा के लिए कक्षा प्लस से। थैंक यू।